नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत खत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हॉट टॉपिक में इस वक्त वाकई दुनिया में जो सबसे हॉट टॉपिक है जिसकी चर्चा हो रही है, खामनेई के मौत के अलावा जिस दूसरे खबर की चर्चा है, मीडिया में कुछ लोग गॉसिप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुख्ता खबर है, कुछ लोग जो है फ्लाइट का जो रूट वगैरह रूट चार्ट होता है वो सारा लेकर के सबूत में रख रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है और खबर ये है कि इज़राइल छोड़कर नेतन्याहू भाग गए हैं दूसरे देश में। खामनेई की मौत के बाद ही नेतन्याहू इतने डर गए ईरान के रिटेलिएशन से, जवाबी हमले से, क्योंकि ईरान की मिसाइलों की हनक और ताकत ये दोनों इजराइल ने देख ली है। तो ये नेतन्याहू को संदेह हो गया कि अगर ईरान ने ताबड़तोड़ जो है मिसाइल अटैक शुरू कर दिया तो आयरन डोम की हालत पिछली बार पता चल चुकी है। इसलिए अब सुरक्षित ठिकाना तलाशा जाए। जो जिस विमान से चलते हैं नेतन्याहू वो विमान ट्रैक किया गया। ग्रीस में पहले तो खबर आई कि ग्रीस में लैंड करेंगे, ग्रीस में उतरेंगे, क्योंकि ग्रीस, साइप्रस, ग्रीस जो है बड़ा करीबी देश है। अभी जिस हेक्सागन ऑफ अलायंस की बात हम कर रहे थे जब अभी नरेंद्र मोदी गए थे इज़राइल, तो आपसे हमने चर्चा भी की थी, दर्शकों के बीच में लाया था ये हमने, कि हेक्सागन ऑफ अलायंस एक नेतन्याहू चाह रहे हैं बनाना और उसका दबाव मोदी के ऊपर है। उस हेक्सागन ऑफ अलायंस में ग्रीस और साइप्रस ये सहमति अपनी दे चुके हैं इज़राइल के साथ रहने के लिए। तो ग्रीस और साइप्रस ये उसमें से हैं जो बिल्कुल इज़राइल के, मतलब इज़राइल के पास अगर कोई साथी है, अमेरिका तो छोड़ दीजिए, अमेरिका तो ताऊ पापा जो कह लीजिए। लेकिन अगर दो चेले के रूप में 1-2 हैं तो साइप्रस, ग्रीस जैसे ही हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो वेस्टर्न इंटरेस्ट में भले एक साथ खड़े दिख जाएं या जो है मौखिक समर्थन कर दें, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, कोई भी इजराइल से बहुत आत्मीयता नहीं रखता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। वो बात है कि कंफ्यूज लोग भले कुछ बता दें कि गोदी मीडिया की नहीं बड़ा अच्छा हुआ। वो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से होता है ना, कि सामूहिक हित, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से मौखिक रूप से समर्थन जारी कर देते हैं कि नहीं, ईरान ऐसा है, ईरान में चेंज होना चाहिए। जी। तो ऐसे हालात में ग्रीस, उनका जो सिलेक्शन था, वो चॉइस उनकी दुरुस्त हो सकती थी। वहाँ पर लैंड करना चाहते थे, वहाँ लैंड नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए ये भी सवाल है। फ्लाइट, मैं और क्लियर कहूँ, उनका विमान लैंड कर पाए कि नहीं, क्योंकि यही कन्फ्यूजन है कि विमान में नेतन्याहू हैं कि नहीं है। जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डर है या छल है। कई बार क्या होता है, धोखा भी दिया जाता है, डॉज देना, कि बैठे हैं वहीं पर किसी बंकर में इज़राइल में ही, लेकिन आपकी फ्लाइट कहीं जाकर के दूसरे जगह, 2 जगह यहाँ-वहाँ, तो भ्रमित कर दिया कि यार यहाँ लैंड किया, यहाँ लैंड नहीं कर पाया, वहाँ गया, नेतन्याहू उसमें है कि नहीं है। तो नेतन्याहू गए कि नहीं गए अभी ये पक्का नहीं, लेकिन नेतन्याहू का विमान तो ट्रैकिंग में भी आ गया है। अब ये जो है बड़ा एक इनपुट है खामनेई की मौत के बाद, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ खबरें और कुछ और फैक्ट्स दिखा देता हूँ पहले, फिर चलेंगे हेमंत भाई के पास डिटेल में समझने के लिए। क्या खामनेई की मौत के बाद नेतन्याहू ने छोड़ा इज़राइल? बड़ा इनपुट आया सामने। नेक्स्ट अगला चलिए। इज़राइल छोड़कर चले गए नेतन्याहू, खामेनेई की मौत के बाद अटकलें, कहाँ हैं नेतन्याहू? चलिए आगे। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है नेतन्याहू इन जर्मनी, क्लेम्स ऑफ पीएम लीविंग इज़राइल राइज एमिड रिपोर्ट्स ऑफ खामेनेई's डेथ, सच ए फियरलेस लीडर। चलिए आगे अगला। अगला एक ट्वीट है, वो भी ज़रा दिखा दीजिएगा, और बाकी कुछ भीतर की खबरें हैं वो भी दिखा दीजिएगा। हाँ, ये देखिएगा ज़रा। विमानन डेटा, जो फ्लाइट डेटा होता है, कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक विमान, जिसे विंग ऑफ सियोन कहा जाता है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर
4x ISR है, उसे फ्लाइट रडार पर ट्रैक किया गया। डेटा के अनुसार यह बोइंग 767-338 विमान वीर सेवा से रवाना हुआ और 28 फरवरी की रात को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लैंड हुआ। ये 8:30 बजे बताया जा रहा है। अगला लाइए तो और डिटेल आ जाएगी। 8:30 बजे बताया जा रहा है, कल रात 8:30 बजे 28 फरवरी को बर्लिन में लैंड हुआ। अगर ये टाइम दुरुस्त है, यानी जो है ईरान में अपना एक्शन कर चुके थे, खामनेई को मार चुके थे। स्वतंत्र पत्रकारों और फ्लाइट ट्रैकर्स के अनुसार जो है ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो थोड़ा बेहतर काम करते हैं, ये बड़े मतलब खुल के हम कह सकते हैं। और फ्लाइट ट्रैकर्स के अनुसार विंग ऑफ सियोन ने नेवात तीम एयरबेस से दोपहर 12:10 पर उड़ान भरी थी। लगभग 4 घंटे तक ये इजरायली समुद्र तट के ऊपर चक्कर लगाने के बाद ये विमान बर्लिन की ओर मुड़ गया और रात 8:30 बजे वहां उतरा। हैरानी की बात यह है कि बर्लिन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोई आधिकारिक यात्रा या बैठक निर्धारित नहीं थी। यानी बर्लिन का कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होता है तो उसके प्रोग्राम्स लगते हैं। ऐसा थोड़ा है कि मन उठाए और चल दिए कनॉट प्लेस जाना है। तो कोई कार्यक्रम, कोई बैठक, कुछ भी वहाँ पर तय नहीं थी। अब ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि जब विमान बर्लिन में उतरा तब नेतन्याहू उसमें थे या नहीं थे। यही जो हमने शुरू में कहा था कि ये कहीं डॉज देने के लिए जो है स्ट्रेटेजिक मूवमेंट तो नहीं था कि विमान को मूव कर दिया गया और नेतन्याहू उसमें नहीं है। जब विमान उतरा तो ये नहीं कन्फर्म है कि उसमें थे कि नहीं। ऑनलाइन दावों में यहाँ तक कहा जा रहा है कि ग्रीस ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विमान को जर्मनी ले जाया गया। यानी पहले ये विमान ग्रीस में लैंड करना था, लेकिन ग्रीस ने अनुमति नहीं दी। जब मतलब होता है ग्रीस, साइप्रस, इनको इज़राइल चेला टाइप ही मानता है कि चलो यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ जो बोलेंगे वो अपने आप आदेश, मतलब उनका आदेश हम खुद ही लिख लेंगे। उस टाइप से मानता है, लेकिन वहाँ भी कहा जा रहा है ये कि नहीं मिला, क्योंकि अच्छा बर्लिन में लैंड हुआ है ये पुख्ता हो चुका है। इसमें नहीं डाउट है कि बर्लिन में लैंडिंग नहीं हुई या अफ़वाह है ये, कि ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, फ्लाइट जो है डाटा जहाँ रिकॉर्ड होता है, उस सब में ये आ गया है कि नेतन्याहू का विमान उड़ा है और बर्लिन लैंड किया है। आगे एक ट्वीट भी है, उसमें शायद रूट भी आपको दिखाएगा जो फ्लाइट का आया है। उसमें ये देखिए मैट केनार्ड हैं, इन्होंने किया द विंग्स ऑफ सियान, वही जो फ्लाइट उनका जहाज का नाम है। नेतन्याहूज प्राइम मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रियल प्लेन टूक ऑफ फ्रॉम नेवतियान एयर बेस टुडे एट 12:10 पीएम। जो आप खबरों में देख रहे हैं, देखिए एकदम ये जो है कुछ इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट या स्ट्रेटजिस्ट है वो लगातार ये ट्रैकिंग कर रहे थे। इट फ्लू ऑफ द कोस्ट ऑफ Israel for 4 hours before flying on to Berlin. It landed in the German capital this evening at 8:30 PM. ये चलाइए, ऊपर चलाइए। ये देखिए इसमें ये वहां से लेकर यहाँ तक बर्लिन में लैंडिंग, वहां से उड़ा और बर्लिन बर्लिन में लैंडिंग हुई। चलिए हटा दीजिए। ये सुबह 3:25 पर ये ट्वीट सुबह 3:25 पर 8:30 ये लैंड किए थे, सुबह 3:25 पर हुआ और चर्चा इसकी अब हो रही है। हालाँकि अभी भी इसकी बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ऐसी खबरों से दूरी बनाएगा। वेस्टर्न मीडिया ये कहीं चर्चा में नहीं लाएगा कि नेतन्याहू भाग गए, नेतन्याहू निकल गए, नेतन्याहू किसी दूसरे देश में चले गए, वो नहीं करेगा। और वेस्टर्न मीडिया नहीं करेगा। हमारे यहाँ की मीडिया, उसको तो पता ही नहीं है कि किस मीडिया वाले लाइन पे चलना है, फॉलो करना है। वो टकटकी लगा के किसी और की तरफ देखते हैं। उनका अलग ही डेटा रिकॉर्डर, उनका रडार अलग है, वहाँ से इशारा बादलों के पीछे से होता है, तब वो चलते हैं। उनको खुद पता ही नहीं है इस देश के उन संपादकों को, मुझे तरस आती है, कहने के लिए संपादक है, संपादक हेमंत जी कहते हैं। उनको पता नहीं कि खबर चलानी की है कौन-सी और किस पे चर्चा होनी चाहिए। हेमंत जी, ये खबर हालाँकि नेतन्याहू गए हैं कि नहीं गए हैं, ये पुष्टि उसमें थे कि नहीं थे, ये पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन नहीं भी अगर थे, मैं उस कंडीशन को मान रहा हूँ, नहीं थे, तो भी आप कह सकते हैं, कहने के लिए कोई भी कह सकता है कि स्ट्रेटजी है ये। लेकिन स्ट्रेटजी तभी है ना जब डर है। यानी आप तो अपने एक्शन से खामनेई को मार दिया आपने, सब ठीक है। लेकिन भीतर से इतना डर है ईरान को लेकर के कि ईरान आपके यहाँ तबाही मचा सकता है।
आप अपने पूरे देश को तो फ्लाइट में लेके गए नहीं हो और उनके लिए आप डॉज भी नहीं दे रहे हो। आप अपनी जान पूरे देश को जोखिम में डाल करके आप अपनी जान बचाने के लिए दुनिया भर के ड्रामे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नेतन्याहू? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब भी कभी ईरान की तरफ से या मिडिल ईस्ट में कोई भी इस तरह की चीज होती है कि भाई इसराइल का तो काम ये है कि किसी को ना जियो ना जीने दो शांति से, उसने तो कुछ न कुछ रखना है, कभी हमास के नाम पर, कभी फिलिस्तीन के उसमें, कभी किसी और को छेड़ देगा, कभी सीरिया में जा छेड़ देगा, उसका तो धंधा है ही। लेकिन जो परिस्थितियां आज की तारीख में जितनी वीक फुटिंग पर वो खड़े हुए हैं आज अपने देश के अंदर नेतन्याहू, वो अप्रत्याशित है एक तरीके से। राष्ट्रवाद का घोल उन्होंने पहले भी पिलाने की कोशिश की, पिछले साल जब ये झगड़ा हुआ, जब इराक, उसने पहले इसराइल ने अटैक किया, फिर जब मिमियाते हुए भागे अमेरिका के मार डालेंगे हमें, जो वो सारा आयरन डोम वगैरह कंसेप्ट देखा था आपने, लोग किस तरीके से बंकरों में, सब तरह बहुत बुरी स्थिति में थे, तो उस समय भी ये बात आई थी कि भाई भाग गए। जब भी कभी इस तरह की चीज होती है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अप्रैल 2024 आपको याद है जी भाई, जब 2024 अप्रैल के अंदर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो सबसे ज्यादा तेज खबर क्या चली कि नेतन्याहू अपने पूरे कैबिनेट को लेकर के, ऑफिशियल जहाज नहीं, जो ये ऑफिशियल जहाज जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ऑफिशियल जहाज नहीं, डूम्स प्लेन में बैठ करके और भाग गए, तेल अवीव को छोड़कर भाग गए हैं। और उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर जहाज को रिलोकेट किया है जो मिलिट्री का बेस है। ये खबर लगातार चली। और मजेदार बात देखिए, इजराइल का मीडिया कभी भी ना तो इन चीजों को हाँ कहता है और ना कहता है। सरकार बिल्कुल चुप रहती है इस मामले में। जो आपने कहा वो दोनों कंपोनेंट हैं। बल से डर भी लगता है कि ईरान का नहीं पता कि वो क्या कर दे। देखिए, ईरान की प्रॉब्लम केवल एक ही है कि उसके पास मोसाद नहीं है, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी नहीं तो साधनों की दिक्कत उनके पास भी नहीं। ऐसी ऐसी मिसाइलें जो हाइपरसोनिक मार रहे हैं, ये आपके आयरन डोम यहीं रह गए थे, पिछली बार भी देखा था आपने, रुला दिया था बिल्कुल। और 2-4 दिन और चल जाता और अमेरिका बीच में ना आता तो इसराइल को तो ढूंढते रह जाते। आप ऐसी परिस्थिति हो गई थी। तो ये ना तो खंडन करते हैं ना पुष्टि करते हैं। तो टू दैट एक्सटेंट इसराइल के अंदर हालांकि कुछ मीडिया संस्थान है जो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पे वो भी चुप्पी साध जाते हैं। और यूरोप का आपने बताया, यूरोप और वेस्टर्न मीडिया वो कभी चूं करता है इस तरह की बातों में। वो कभी इसराइल की बात कभी नहीं करेंगे नेगेटिव, कभी ट्रंप की बात नेगेटिव मीडिया नहीं करेगा एक खास परिस्थिति में जब इस तरह का झगड़ा हो रहा हो। जून 2025 आपको ध्यान होगा, जब इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तब भी यही था कि नेतन्याहू भाग गए हैं कहां पर, एथेंस के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि रिटेलिएशन आएगा। उस खबर को फिर ये हजम कर गए। ठीक है, ऐसे ही तब भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला था जहाज का, पहली बार डूम्सडे का मिला था। डूम्सडे का तो प्लेन ही अलग है, उसका तो इनके पास टेल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं। सितंबर दिसंबर 2025 में आपने देखा होगा, जब ये अपने नेतन्याहू यूएस गए थे, तो उन्होंने घूम के लोगों को चकमा देने के लिए अलग रूट अपनाया, जो ट्रेडिशनल रूट है, जो शॉर्टेस्ट रूट है तेल अवीव से लेकर के न्यूयॉर्क तक का, वो रूट नहीं अपनाया उन्होंने। उसको जान पूछ के उन्होंने फ्रांस और स्पेन की, जो स्पेन था उसकी एयर स्पेस को अवॉइड किया, लंबा घूम के गए। और क्यों क्यों उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया बाद में, सरकार फिर चुप रही, इसराइल मीडिया, इसराइल सरकार चुप रही, लेकिन लॉजिक क्या दिया गया कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट है, ह्यूमन वार क्राइम का, और उनको कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए, जहाज को जबरदस्त उतार ना लिया जाए। तो वो घूम के गए उस तरीके से, वो सावधानी पूर्वक बात था। अभी आपने जो आज की घटना है, आप कल देखिए, ऑब्जर्व करिए, 8:15 बजे एग्जैक्टली मोसाद पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है कि अब खामनेई उस कमरे में चले गए हैं मीटिंग के अंदर, जहां 40 कमांडर बैठे, रक्षा मंत्री बैठे, टॉप लीडरशिप बैठे। विद इन ए स्पैन ऑफ 15 मिनट्स ऑपरेशन खामनेई वाज कंक्लूडेड, 15 मिनट के अंदर, क्योंकि पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी। बाकी तो तैयारी भाई बैठे ही सब जगह। तो वो इंफॉर्मेशन भी कहां से थी, उस पर एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात कर सकते हैं अलग से। लेकिन सवाल क्या है कि जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये तो तय मान के चलिए, कोई अंधा भी बता देगा कि भाई जब आपने खामनेई को मार दिया तो ईरान तो फिर जो क्या ही करेगा तुम्हारे साथ। तो उसके बाद उनका वहां से उड़ जाना कोई बहुत अप्रत्याशित भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की नेतागिरी वो करते हैं, मोदी टाइप के 56 इंची मजबूत प्रधानमंत्री, किसी को नहीं जीने दूंगा टाइप, उसमें अगर वो देश छोड़ के भागते हैं, वो हो सकता है मीडिया के सामने पुष्टि ना हो, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, सरकार ना करे। लेकिन एक चीज तो मान के चलिएगा ना कि वहां के सिस्टम के अंदर भी इजराइल की जनता तो जागरूक है।
वहां अगर ये इंफॉर्मेशन आ गया कि ये भाग गया था, तो उस भाई का तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 2 ही मिनट लगेंगे होने में। तो मुझे थोड़ा सा इसमें शक इतना है कि ऐसी परिस्थितियों में जब बहुत वीक फुटिंग पे है, वो बहुत ही वीक फुटिंग पे है नेतन्याहू इस समय। अपोजिशन हमास के समय भी आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने नरसंहार किया हुआ, पूरा अपोजिशन खिलाफ था, इसराइल सड़कों पे आ गया था, किस तरीके का दबाव बना, बंधक छोड़ने पड़े, वो सारी चीजें करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये छल वाला कंपोनेंट इसमें ज्यादा हो सकता है कि उसको जहाज को पहले ग्रीस लाने की कोशिश की, किन्हीं कारणों से वहां परमिशन नहीं मिली, जो भी कारण रहे हो, क्योंकि ग्रीस को अपना भी देखना है ईरान जिस परिस्थिति में है अब। क्योंकि जैसे ही ये हुआ तो 4 घंटे तक तो जहाज ये उसके इसराइल के ही तट पे घूमता रहा चारों तरफ, सिर्फ उसके लिए कि कहीं पता नहीं कहीं ट्रैक करके तुम्हें ना ठोक दे। और उसके बाद फिर वो जाकर के लेट इवनिंग में पहुंचा जर्मनी के बर्लिन में। एज ऑफ नाउ जब हम बात करें तब भी इस जहाज की इसका हर एक जहाज का एक नंबर होता है, टेल नंबर, और ये सारा कॉल साइन भी होता है। उसकी लोकेशन इस समय भी अगर आप देखोगे तो वो जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट की आ रही है। तो जहाज वहां खड़ा है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कह सकते हैं आप, छल के लिए कह सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी किसी के साथ मीटिंग करने जाएगा, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो चाहे जर्मनी हो चाहे कोई भी हो, तो वो संभव नहीं। तो कुल मिलाकर के जो भी ये सारी परिस्थिति है, जो इजराइल का पूरा सिस्टम है, इस तरह की चीज को वो काफी गोपनीय रखते हैं। और मोसाद का इस मामले में और तरह के चैंपियन है, उनको पता है कि यूरोप को ईरान नहीं छेड़ेगा एज ऑफ नाउ, तो बर्लिन में जाकर के अपने टिक जाओ, ठीक है, कौन पूछता है जाकर वो चीज। लेकिन मुझे लगता है कि जो अगर कॉमन सेंस के लिए, ऑफिशियली तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं आप तो नहीं कह सकते कि भाई गया है कि नहीं गया, नहीं हो। लेकिन चूंकि इतनी गंभीर परिस्थितियों के अंदर भी इजराइल का मीडिया, इजराइल की सरकार इसको रिएक्ट नहीं कर रही, तो आप और मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते कि नेतन्याहू भागा है कि नहीं, और आउटराइटली ये भी नहीं कह सकते ना नहीं भागा है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन ऑफिशियल वर्ड। और ऑफिशियल वर्ड में भी कई बार क्या होता है कि आप धोखे में डाल देते हैं। आप कह सकते हैं ना नेतन्याहू यही है, फिर ये पूछोगे भाई जहाज कहां गया, क्यों गया, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना उस पर समझा है। लेकिन एक चीज जरूर मानिएगा, कल जिस तरीके से 8:15 बजे खामनेई को मारा गया, उसके बाद जितना भीषण वो उस पर रिटेलिएट किया ईरान ने, और आज सुबह से भी जिस तरीके के अटैक चल रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी आशीष भाई, 1200 बम गिराए गए ईरान के ऊपर, 1200, जिस समय में और आप बात कर रहे हैं 1200 बम गिराए जा चुके ईरान के ऊपर। उधर से वो मिसाइलें मार रहे हैं। व्हाइट हाउस क्या कर रहा है, व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमारा एक भी सैनिक ना घायल हुआ ना मौत हुई, ना हमारे किसी बेस पे वो हुआ, अभी तक वो ये दावे कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से ईरान के अंदर आपने देखा लाखों लोग सड़कों पे कैसे आ गए, लाखों लोग। इसी तरीके से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पे आज, कि आप ईरान के ऊपर से अटैक क्यों कर रहे, बाहर आइए इससे। अमेरिका के लोग नहीं चाह रहे कि इस तरह का झगड़ा होना। उस भाई के ऊपर प्रेशर क्या है, केवल वो देखिए आप, वो प्रेशर है संयुक्त अरब अमीरात के युवराज का, नंबर 1, जो ईरान को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है ताकि मैं आराम से राज करूं अपने। सॉरी सऊदी अरब, वो पीछे मिले भी, आई एम सॉरी जी। एक वो है, और दूसरा है श्रीमान नेतन्याहू, उसको अगले साल चुनाव जीतना है, नहीं तो उसका काम क्या क्या होगा आपको पता, कितने कितने केस है उसके ऊपर और किस तरीके के केस है। तो इन दोनों ने अमेरिका को और ट्रंप को भड़काया कि ये कर लो वो कर लो। और उसमें इंटरेस्टिंग इनपुट और दे दूंगा आपको, सीआईए ने उनको बाकायदा और पेंटागन ने बताया, ट्रंप को ब्रीफिंग होती है ना, उन्होंने कहा कि साहब जब तक आपके पास कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ना हो किसी भी संघर्ष का, कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव आपके पास हो तो बताइए, अकेले रिजीम चेंज करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये उन्होंने कैटेगरिकली कहा आज से 14 दिन पहले। उसके बावजूद भी नेतन्याहू ने और उस प्रिंस ने मिलकर के, दोनों ने, क्योंकि नेतन्याहू के पास एप्स्टीन फाइलों में जो कुछ उससे कहीं ज्यादा माल ट्रंप के खिलाफ है, ये मान करके चलिए। आज की तारीख में ट्रंप बॉस नहीं, ट्रंप का बॉस नेतन्याहू है। पिछली बार भी आपने देखा जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर तो अटैक करने के लिए ट्रंप G7 छोड़ के आए कनाडा से, देखा होगा आपने। उस टाइम इजराइल घुटनों पे था, जिस तरह की परिस्थितियां थी, इजराइल को रुला दिया था ईरान ने, तब वो भागा भागा ट्रंप वहां से गया, तब जाके अटैक हुआ। मतलब G7 में पहुंचते ही 2 घंटे बाद छोड़ करके लौट आया। एग्जैक्टली, तो वो हल्का मामला नहीं था। इन दोनों ने वो सारा खेल करके, और उन्होंने समझाया पेंटागन ने कि आप कर लीजिए जो कुछ करना है, लेकिन मैं आपको साफ बता रहे कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। उसके बावजूद भी चूंकि ब्लैकमेलिंग इधर की थी, तो ये सारे का सारा
काम कर दिया उसने। अभी भी जो सोचा था कि खामनेई की मौत के बाद जश्न मनेगा, आज भी आपने देखा होगा वेस्टर्न मीडिया कई पुराने वीडियोस चला रहा है कि ईरान के अंदर जश्न मन रहा है। कहीं कोई जश्न नहीं मन रहा है भाई साहब। ईरान के अंदर लाखों लोग सड़कों पे आकर के शोक मना रहे हैं। देख लीजिए तमाम वीडियो से। एक पाकिस्तान जैसे देश में जो हालत हुई है, कराची में आपने देखा, यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हो गया। यूएस की मेरीन जो थी सिक्योरिटी, उन्होंने गोली चलाई है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पुलिस कुछ नहीं पल्ले है। यूएस मेरीन ने सीधे अब आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, यूएस मरीन ने पॉइंट ब्लैंक पे गोली चलाई, सीधे सिर में गोली मारी। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी 10 लोग मर चुके हैं, 12-13 लोग घायल हैं सीरियसली। ठीक, क्योंकि जो मरीन है ना आशीष भाई, एक चीज और ध्यान रखिएगा, दे आर ट्रेन टू किल। उनकी ट्रेनिंग ही किल करने की है सामने वाले को। पुलिस तो होती है, कोई पैर में गोली मार देगा, कोई घुटने में गोली मार देगा, नीचे मारेगा। जो भी फौजी और यही की ट्रेनिंग केवल और केवल ट्रेन टू किल है। तो वहां पर, और उसके बाद अब वो कहानियां बनाई जा रही है कराची के अंदर कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। 100% यूएस मरीन ने किया है। वो सारी चीजें वहां तक फैल रही हैं। अब ट्रंप को ये उसने रायता फैला तो दिया इन दोनों के कहने से। अब ट्रंप को इससे बाहर आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखिए सारे मिडिल ईस्ट के अंदर हर 1000 किलोमीटर के ऊपर उनके बेस है। आज तो आप हाई अलर्ट पे कर लो, कब तक सुरक्षा इस तरह की रखोगे? और ईरान तो आज घायल है भाई, उनका शीर्ष नेता आपने मार दिया। उनकी सेकंड लाइन और थर्ड लीडरशिप आपको पता है हमेशा तैयार रहती है। ये नहीं है कि लीडरशिप का वैक्यूम है, ना तो धार्मिक स्तर पे, ना पॉलिटिकल स्तर पे, और ना आर्मी के स्तर पे। तीन पीढ़ी आगे तक का रखते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो एक के बाद एक रिप्लेस करते जाते हैं सब। जी। जिसको आपने देखा जून में किस तरीके से कितने सीनियर कमांडर मारे थे, कई दर्जन कमांडर मारे थे। उसके बाद सारे के सारे सेकंड लाइन फिर आ गई। आज जो किया, कल जो किया, उसके बाद अब आप देख लीजिए। तो ये सारी जो चीज है, और अब ईरान ने भी जो आज किया है सुबह से, वो देखिएगा कहां अटैक कर रहा है वो। दुबई के ऊपर लगातार, कतर के ऊपर लगातार, कि जहां पर ये अमेरिकन और यूरोपियंस की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है, सारी की सारी उनकी बिजनेस की लाइंस है, उस हिसाब से हिट कर रहे हो। तो अब ईरान को भी समझ में आ गया कि इनको डायरेक्ट टारगेट करने की बजाय इनके जो सो कॉल्ड इनके जो सहयोगी हैं उनको रगड़ो। और खासतौर पर इजराइल के तमाम पिक्चर्स मैंने भेजी हैं आपको, वीडियोस, उसमें देखिए किस तरीके से इजराइल में तमाम जगह पर धुआंधार वो चला। उनका आयरन डोम का फिर वही हाल है पुराने वाला, वो रिपेयर नहीं हो पाया अब तक। कुल मिलाकर के नेतन्याहू भागा है या नहीं, सवाल वो नहीं है, सरकार पुष्टि नहीं करेगी। अब जहाज वहां खड़ा है तो खड़ा है, इस समय भी फ्लाइट रडार आप चेक करोगे तो वो जहाज वहीं खड़ा है। काल साइन के हिसाब से कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, वो वहीं पे खड़ा हुआ बर्लिन एयरपोर्ट पे। तो हो सकता है वो सुरक्षा के नाम पर, वो छल के नाम पर जो भी किया गया है, लेकिन सरकार पुष्टि नहीं कर रही, ना वहां का मीडिया कर रहा है किसी भी तरीके का कोई शब्द। डर का तो एक और प्रमाण में दे दूं, डर तो है। डर इसलिए है क्योंकि ट्रंप का जरा ट्वीट दिखा देंगे तो और बेहतर होगा। ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो दिखा देंगे। वो ट्वीट ही बता रहा है, इसको पढ़ के बता दीजिए हेमंत भाई, ये ट्वीट ही बता रहा है कि डर है। डर हाँ, है ये तभी तो बिल्कुल। आप हमला करो। इतना करने के बाद सबको आप मार दिए और तब भी कह रहे हो कि नहीं नहीं हमको हमला करोगे तो हम बताएंगे। अब बताने के लिए बचा क्या है? आपने तो सब कर ही दिया है। तो ये डर बताता है ये ट्वीट। आशीष भाई, ये जो है ना, ये आप ये दौर ध्यान रखिएगा। जब ईरानी मंत्रालय ने सुबह सुबह देखिए आज घटनाक्रम क्या हुआ। हाँ। जब ईरान के मिनिस्ट्री ने, ईरान की एजेंसीज ने ये कहा कि साहब आयतुल्लाह खमेनी साहब चले गए हैं, नहीं रहे वो, उसके बाद वहां की मिलिट्री ने एक बयान जारी किया कि अब हम इनके ऊपर निर्णायक अटैक करेंगे, जो पहले नहीं देखा गया। ट्रंप को पसीने आए और उसको जवाब देने में 1.5 घंटा लग गया आशीष भाई। उनकी घोषणा और इनकी घोषणा के टाइम का अंतर देखिए। और फिर इनको कहा गया होगा कि यार ये कहीं ज्यादा ही कुछ ना कर दे। तब उस भाई ने ये धमकी दी है उनको, क्या कहते हैं, ईरान जस्ट स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे। ईरान ने अभी कहा कि वो बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, हार्डर देन दे हैव एवर हिट बिफोर। इतना जबरदस्त हमला करने वाले जो उन्होंने पहले नहीं किया। अब वो बोल्ड अक्षरों में कहता है, कैपिटल अक्षरों में, दे बेटर नॉट डू दैट। बेहतर होगा वो ये ना करें। हाउएवर, हालांकि, बिकॉज, क्योंकि, इफ दे डू, यदि उन्होंने ऐसा किया, वी विल हिट देम विद ए फोर्स दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। हम उनको ऐसी ताकत के साथ उन पर हमला करेंगे जो पहले नहीं देखी गई। थैंक यू फॉर काइंड, जो तो उसका है। तो ये भी धमकीबाज नंबर 1 है, आपको पता है। लगातार कहीं का भी कोई देख लीजिएगा, धमकी देने में आदमी पीछे कभी नहीं रहता। और इसकी भाषा हमेशा ये होती है, इससे नारी भाषा नहीं इसकी, हिट देम सो बिफोर, आफ्टर, फलाना, ये सब करता रहता है। लेकिन हकीकत ये है आशीष भाई,
अब इस आदमी को भी रियलाइज हो रहा है, जिस तरीके से खामनेई की डेथ के बाद ईरान में जो एकजुटता दिख रही है, इनको तो ये था ना कि खामनेई की मरते लोग सड़कों पे आएंगे, जश्न होगा, और तुम अपना चेला कोई बिठा देना वहां पे, और जो वेनेजुएला में किया था वहां ये खेल करना। वो हम पहले भी कहा करते कि ईरान में ये कभी नहीं होगा, और आज भी वो नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रंप एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। अमेरिका में आप देखिए सुबह से किस तरीके के नारे लग रहे ट्रंप के खिलाफ तमाम शहरों के अंदर। और हकीकत क्या है कि युद्ध की घोषणा किए बिना किसी विदेशी नेता की हत्या लोकतांत्रिक राज्य द्वारा करना, इसके खिलाफ किए गए किसी भी आक्रामकता पर नैतिक रूप से कोई गर्व नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता बेशर्म है ट्रंप, तो वो अलग बात है। किन कारणों से हमला किया वो भी आपको पता है, एप्स्टीन के दस्तावेज और क्या क्या नेतन्याहू के पास है, किस तरह की ब्लैकमेलिंग है। लेकिन नैतिक रूप से वो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्लेम नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून जितने भी हैं, नंबर एक वो, नंबर दो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसी देश के अंदर घुस करके इस तरह की किलिंग करना, ये घोर मानवता के खिलाफ अपराध है। इट गोज विदाउट सेइंग। और गजब देखिए, इस पूरा बिल्डअप देखिए, ओमान का विदेश मंत्री उसी समय क्या कह रहा था, याद रखिएगा, 8:15 अटैक हुआ है, उससे ठीक पहले ओमान का विदेश मंत्री लाइव क्या कह रहा था कि ईरान शून्य संवर्धित यूरेनियम पर सहमत हो गया है और सोमवार को हम इस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उधर से इजराइल ने खामनेई का सीधा सीधा वो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में कोई भी इस तरीके का समझौता हो। जो यहूदी लॉबी है उसका एक सूत्री टारगेट था उधर ठोको, और उसके अंदर सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है वो भी इंस्ट्रूमेंटल हो गया। और उसके क्या संबंध है ट्रंप से वो भी आपको पता है, क्या संबंध है, व्यावसायिक, विशुद्ध तौर पर व्यावसायिक संबंध है। व्यावसायिक केवल उसी के नहीं, खाड़ी में जितने भी देशों में शेख, अमीर या बादशाह या सुल्तान हैं, वो सभी अमेरिका के पिट्ठू हैं, सब अमेरिका के मुट्ठी में है। क्योंकि शेख, सुल्तान, बादशाह, अमीर, इनका देखिए जनता के पास पैसा है तो वहां पर तेल इतना है कि तेल का पैसा चलो सब संपन्नता दिखती है, लेकिन असली जो धंधा है, सब धंधे के चक्कर में अमेरिका के सब जो है पिट्ठू हो चुके हैं, अमेरिका के मुट्ठी में कैद हैं जितने भी हैं। वो सऊदी वहां पर बड़ा देश है, आज की तारीख में इस्लामिक वर्ल्ड का हुआ अपने आप को घोषित किया हुआ है, तो सऊदी प्रिंस ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जितना कतर, ओमान, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, सारे के सारे, क्योंकि सब में कहीं शाह बैठा है, कहीं प्रिंस बैठा है, कहीं शेख बैठा है, कहीं अमीर बैठा है, ये सारे जो है इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती, और इनकी जवाबदेही आज की तारीख में जनता के प्रति है भी नहीं, ये सब के सब अमेरिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसलिए ये अमेरिका को खुश करने में ही इनकी पूरी मतलब सारे इनकी निष्ठा अमेरिका को खुश करने में है। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं और अपडेट के साथ आ रहे हैं जल्दी ही। अभी धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।